हेलो फ्रेंड। ASIC UDC का एग्ज़ाम जो है वो 30 अप्रैल को है और उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी बनाई है। इसमें 6 to 7 पॉइंट्स है और ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगा आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 क्या है? डेली आपको एक मॉक सॉल्व करना है। उससे क्या होगा, एक मॉक में कम से कम 200 क्वेश्चंस होते हैं और आप उनको 2 आवर्स में सॉल्व करते हो। मतलब आपकी कम टाइम में मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाती है और आपको उसका मतलब आप उसको एनालाइज करते हो और आपके वीक पॉइंट आप देख सकते हो और फिर आप उसके बाद उस वीक पॉइंट पे काम कर सकते हो। इसलिए डेली 1 मॉक देना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अभी एग्ज़ाम को सिर्फ 5 to 6 डेज़ बाकी है, तो कुछ नया लेके मत बैठना। अगर आप अभी प्रोबेबिलिटी का टॉपिक लेके बैठते हो तो आप अभी उसे कवर नहीं कर पाएंगे 5-6 दिन में। या कुछ आप नया जीके पढ़ते हो या आपको लगता है कि एसआईसी में स्टैटिक आता है और अभी आप स्टैटिक पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप ये आपको हेल्प नहीं करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ नया मत करो, या नया पज़ल हो या नया कुछ इंग्लिश का टॉपिक हो तो उसे मत लो, अभी के लिए उसे छोड़ दो। आपको जितना आता है उस पर भी फोकस करो क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। उसके बाद बात आती है जीके की। एक्चुअली होता क्या है ना, जब एग्ज़ाम को 10 या 5 दिन बाकी होते हैं तो सब लोग जो होते हैं वो जीके ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब और रात दिन जीके ही करते हैं और अदर सब्जेक्ट को नेगलेक्ट कर देते हैं। पर अगर हम एएसआईसी का पेपर देखें तो 150 मार्क्स का रीजनिंग है, क्वांट और इंग्लिश है और 50 मार्क का जीके है। और इसमें क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल मतलब इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है। तो इससे होगा क्या, अगर आप क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश पे फोकस करते हो तो आप उसमें से अच्छे मार्क आप डिराइव कर सकते हो। अगर आप सिर्फ दिन रात जीके ही करके बैठोगे तो आपके जो 3 सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं एएसआईसी में, तो आपका वहाँ से स्कोर कम आएगा या 10-12 मार्क कम भी हो सकते हैं। तो जो टाइम आप डिवोट करने वाले हो, अगर आप 8 आवर्स करते हो तो 3 आवर्स जीके को करो, 2 आवर्स क्वांट को, 2 आवर्स रीजनिंग को और 1 आवर्स इंग्लिश को करो। ओके, फिर उसके बाद आता है टफ पेपर मत दो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क रिक्वायर्ड 90 मार्क्स है। तो एग्जामिनर पेपर इजी डालेगा क्योंकि उसको 90 मार्क का जो कट ऑफ है सबका निकलना चाहिए। और ये लोग मेंस के लिए भी 1:5 लेते हैं। मतलब अगर उन्होंने 1000 स्टूडेंट मेंस के लिए क्वालिफाई कराए है तो आपको वो स्किल टेस्ट के लिए 500 स्टूडेंट बुलाएंगे और उनके मार्क्स 90 के ऊपर तो होने ही चाहिए उतने मतलब लेने के लिए। तो इसलिए पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही आएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कौन का पेपर ज़रा कैलकुलेटिव आ जाए, रीजनिंग में पजल थोड़े ट्रिकी आ जाए, इंग्लिश में थोड़ा वो कंटेंट ज़्यादा दे, पर पेपर बहुत डुएबल आता है एएसआईसी का। अगर आप पिछले साल देखोगे तो थर्ड फेज के लिए उन्होंने अराउंड 8000 बच्चे लिए थे और उनका कट ऑफ जो था वो 120 to 130 था फॉर ऑल स्टेट ओवर इन इंडिया। तो पेपर तो इजी आता है। तो मतलब इस हिसाब से कुछ टफ मॉक मत दो क्योंकि इसमें आपको स्पीड चाहिए होगी और एक्यूरेसी चाहिए होगी। जब आप टफ पेपर दोगे तो आप ये मेंटेन नहीं कर पाओगे, इसलिए इजी पेपर दो। उसके बाद स्टे मोटिवेटेड और हाइड्रेटेड। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी लगता है मॉक में स्कोर कम आता है, 50% आते हैं या 40 आते हैं तो लगता है ये क्या हो रहा है भाई, मार्क बहुत कम आ रहे हैं। तो अभी लास्ट के दिन है तो मोटिवेटेड रहो। आपने जितना किया है उतना भरोसा रखो कि आप एग्ज़ाम में जाके वो करके आएंगे। कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पेपर का लेवल डुएबल ही आने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे बहुत पैनिक कर जाते हैं पर पेपर बहुत ईजी होता है। इस पेपर का लेवल कम से कम आरआरबी क्लर्क मेंस जैसे होता है। उसके बाद आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, मतलब आप पहले क्या अटेम्प्ट करने वाले हो। आप पहले जीके करने वाले हो या रीजनिंग करने वाले हो, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है, वीक सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें से ऐसी कुछ चीज़ें आती है कि
कुछ लोग पहले रीजनिंग और मैथ्स करते, उनको लगता है कि पहले पहले ये निपटा देंगे फिर इंग्लिश और जीके करेंगे। कुछ लोग पहले बोलते कुछ जीके करते, फिर इंग्लिश करते, फिर रीजनिंग, फिर काउंट करते। तो आपको एक पेपर की एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, मतलब आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करने वाले हो और कितने सेशन पे कितना टाइम देने वाले हो। और आप 1 को पेपर देने वाले हो या मतलब पहले 30 मिनट्स कौन किया, फिर 30 मिनट्स रीजनिंग किया, फिर जितना टाइम बचा उनमें से कौन से क्वेश्चन ईजी हो सकते हैं तो फिर वो करने वाले हो। उसकी आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा जो आपको एग्ज़ाम को बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद डोंट स्पेंड मच टाइम ऑन वन सेशन, ये बहुत ही अच्छा खासा पॉइंट है। कभी कभी क्या होता है, हमें इन एग्जामिनेशन अभी क्या है ना 120 मिनट्स है और कुछ मतलब कंपोजिट टाइम है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम एक सेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रीजनिंग में कोई पजल नहीं बन रहा है, उसमें हमने 10-12 मिनट लगा दिया, तो उससे होता क्या है, हम रीजनिंग में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं और उसका इम्पैक्ट बाकी सब्जेक्ट में पड़ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले हैं। आपको खुद को ही कुछ टाइमिंग करना पड़ेगा, सिग्नल टाइमिंग खुद पे लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं पेपर सॉल्व करता हूँ तो मैं 5-6 मिनट में जी की निपटा देता हूँ। उसके बाद मैं 25 to 30 मिनट्स में मैं इंग्लिश को टाइम डिवोट करता हूँ। उसके बाद मैं कॉन को 45 और इंग्लिश को 45 रीजनिंग को 45 कर देता हूँ। मतलब मैंने टाइम फ्रेम बना के रखा है, मुझे कुछ क्वेश्चन आए ना आए मैं इसके हिसाब से ही चलता हूँ। उससे होता क्या है, आपका अटेम्प्ट मैक्सिमाइज होता है और आप इजी क्वेश्चन करते हो। क्योंकि क्वेश्चन टफ हो या इजी हो, उसका जो वेटेज है वो 1 मार्क का ही रहने वाला है। तो आपको ये देखना है, इजी क्वेश्चन ढूंढो, उनको अटेम्प्ट करो और आपका अटेम्प्ट मैक्सिमाइज करो और एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब इस एग्ज़ाम को तो उनको यही चाहिए क्योंकि वो हमें 200 क्वेश्चंस दे रहे हैं और 120 मिनट्स में करना है, तो उनको वही चाहिए, मैक्सिमम अटेम्प्ट विथ गुड एक्यूरेसी। तो आपको भी यही करना है। आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन पे या कोई भी सेशंस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, इससे आपका पेपर ख़राब हो सकता है। मैंने बैंकिंग के मेंस के एग्ज़ाम में यही देखा है, आप पेपर कैसे मैनेज करते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज पेपर, इट विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम टू स्कोर गुड मार्क्स। और एग्ज़ाम के पहले कट ऑफ क्या होगा, कितने मार्क में पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये सब छोड़ दो। पेपर में सिर्फ पेपर ही अटेम्प्ट करना होता है और अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। और पेपर का लेवल तो मतलब ईजी या मॉडरेट होने वाला, तो इतनी मतलब घबराने की बात भी नहीं है। और क्लरिकल लेवल के पेपर डुएबल ही होते हैं। तो गो विथ कॉन्फिडेंस, गो विथ पॉजिटिव एनर्जी एंड once again thank you for watching this session. If you like this video then try to subscribe my channel. Thank you once again.